नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 से संबंधित सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस से जुड़े कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के सोशल साइंस वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। आप सभी को बताना है कि मुद्रण का आविष्कार किस देश में हुआ था। ब्रिटेन में, चीन में, यूनान में या अमेरिका में। मुद्रण का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा चीन में। आप लोग चीन को याद रखिएगा, ठीक है। मुद्रण का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में। पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। 2 नंबर सवाल में कहा गया है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में या इंग्लैंड में। किस देश में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 2 का सही आंसर होगा चीन में। चीन देश में ही दोस्तों विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में कहा गया है, 95 थीसिस किसने लिखी। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे, ठीक है। कहा गया है 95 थीसिस किसने लिखी। रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर ने या फिर गुटेनबर्ग ने। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि 95 थीसिस लिखने वाले कौन थे। तीसरा का सही आंसर होगा यहाँ पर मार्टिन लूथर। 95 थीसिस लिखने वाले कौन थे, तो मार्टिन लूथर। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 4 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, मीरात उल अकबर के संस्थापक कौन थे। मीरात उल अकबर के संस्थापक का नाम आप सभी को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मनमोहन घोष या फिर खान अब्दुल गफ्फर खान। यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होगा। 4 का यहाँ पर सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। 4 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। यहाँ पर 5 नंबर सवाल है दोस्तों, कौन सी तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। आप सभी को दोस्तों उस तापीय विद्युत परियोजना का नाम बताना है जो कि बिहार में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, परियोजना का नाम यहाँ पर लिखा गया है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना या फिर इनमें से सभी। तो 5 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी। कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, ये सभी के सभी बिहार राज्य में ही स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है आप सभी से, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। आप लोग बताएंगे कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके आकाशवाणी कब किया गया। 1936 में, 1947 में, 1957 में या फिर 1960 में। किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। सन 1957 ईस्वी में ही
ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 7 नंबर सवाल है दोस्तों, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तांबा, अभ्रक, लौहस या बक्साइट? आप लोग बताएंगे कि एल्युमिनियम जो तत्व है दोस्तों वो किस खनिज से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से होता है। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन? तो बॉक्साइट। यहाँ पर बाबू 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में या फिर झारखंड में? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो सही आंसर 8 का होगा उत्तराखंड, यानी कि उत्तरांचल। दोस्तों उत्तराखंड में ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 9 नंबर सवाल है, मनरेगा योजना कहाँ शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में? मनरेगा जो योजना है वो कहाँ शुरू हुई थी? तो सही आंसर 9 का होगा आंध्र प्रदेश में। मनरेगा जो योजना है वो आंध्र प्रदेश राज्य से ही प्रारंभ हुई थी, तो सही आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। मनरेगा योजना कहाँ से शुरू हुई थी? तो आंध्र प्रदेश से। राइट आंसर आप लोगों का आंध्र प्रदेश ही होगा। सही आंसर आप लोग आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, किसके लिए? तो मनरेगा योजना शुरू होने के लिए, ठीक है। 10 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आप सभी को इन चारों में से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का नाम बताना है। तो सही आंसर 10 का होगा हमारा शिक्षा। शिक्षा जो है दोस्तों वो एक प्रकार का गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऊर्जा, यातायात, संचार ये तीनों बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन शिक्षा हमारा होगा। शिक्षा क्या होगा बाबू? शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का एक अंग होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर सवाल में कहा गया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1965 में, 1975 में या फिर 1995 ईस्वी में? WTO की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर होगा 1995। 1995 ईस्वी में ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर कहा गया है 12 नंबर में, ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से या फिर आर्थिक विकास से? तो यहाँ पर 12 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास से। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो सतत विकास से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 12 का। 13 नंबर सवाल में पूछा गया है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है, आप लोग बताएंगे। 13 का राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह? 13 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2015 को। जनवरी 2015 को ही दोस्तों नीति आयोग का गठन हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? आप सभी को उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस महापुरुष का नाम बताना है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उस अर्थशास्त्री का नाम आप सभी को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर हमारा होगा
दादा भाई नौरोजी। क्या होगा बाबू? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 16 नंबर सवाल है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक का नाम बताना है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन, बिमल जलान या फिर सी रंगराजन। 16 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा बिमल जलान। क्या होगा बाबू? बिमल जलान। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था बिमल जलान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। यहाँ पर 17 नंबर के सवाल में कहा गया है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आप सभी को उस तत्व का नाम बताना है जिसका संकेंद्रण बिहार में अति जल दोहन से बढ़ा है। तो सही आंसर 17 का होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि असरनिक। आप सभी जानते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से असरनिक तत्व का ही संकेंद्रण बढ़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 18 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 19 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इन चारों में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो यहाँ पर 19 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू क्या? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ही हमारा एक अनवीकरणीय संसाधन है। बल्कि यहाँ पर अगर हम बात करें सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा का, तो ये तीनों के तीनों कौन से संसाधन होंगे? ये तीनों के तीनों नवीकरणीय संसाधन होंगे। तो इन चारों में से जो अनवीकरणीय संसाधन होगा वो होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसको बोलेंगे? जो जीवों के अवशेष के कारण निर्मित होते हैं, जो सड़े गले पत्तियों के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या होंगे? ये सभी के सभी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होंगे। इनका भंडार हमारे प्राकृतिक में सीमित है, लेकिन अगर हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन का, तो इनका जो भंडार है बाबू वो हमारे प्राकृतिक में असीमित है। हम कितना भी यूज करें, कितना भी प्रयोग करें, इनका भंडार कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन का, तो उनका भंडार सीमित है। अगर हम दोस्तों लगातार उनका यूज करते रह जाएंगे तो उनका भंडार एक समय में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए 20 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिलांग में, शिव समुद्रम में, दार्जिलिंग में या अगरतला में? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 20 का यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम में ही दोस्तों भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 21 नंबर सवाल में कहा गया है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना या वैशाली? तो सही आंसर 21 का होगा क्या? तो पटना। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर कोई जिला है तो वो कौन है बाबू? वो है पटना। 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पेट? आप सभी बताएंगे कि भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो सही आंसर 22 का हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों क्या हमारा? तो बिटुमिनस है। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है वो हमारे भारत देश में पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम, चेरापूंजी, गुवाहाटी या अगरतला? तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा मासिनराम। मासिनराम मेघालय में ही सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर 23 का क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग याद रखेंगे। 24 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बिहार की सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर 24 का होगा दामोदर परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ही बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। 1902 में, 1904 में, 1910 में या फिर 1919 में। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था। तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी 1904 में। सन 1904 ईस्वी में ही सहकारिता साख समिति कानून पारित हुआ था। तो राइट आंसर 25 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। 26 नंबर सवाल है भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत की वित्तीय राजधानी किसको बोला जाता है, तो मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, तो मुंबई। आप लोग याद रखिएगा भारत की अगर कोई वित्तीय राजधानी है तो वो कौन है, वो है मुंबई। तो सही आंसर 26 का होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखेंगे। 27 नंबर सवाल है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र। आप लोग क्षेत्र के नाम बताएंगे। बताइए कि 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी कि सेवा क्षेत्र। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ISI मार्कर का, एगमार्क का, हॉलमार्क का या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो सही आंसर 28 का होगा बाबू क्या, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हॉलमार्क का। कई बार मैंने आप लोगों को अपने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर बताया है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। आप सभी को अपने फाइनल एग्जाम में यानी कि अपने बिहार बोर्ड द्वारा होने वाला जो मैट्रिक का एग्जाम है उसमें बहुत ही बेहतर करके आना है, बहुत ही अच्छा करके आना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। समाज में आप लोगों को 50 में 50 सही करके आना है, ठीक है। आएंगे 29 नंबर में। इसमें पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 1986 में, 1980 में, 1987 में या फिर 1988 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 29 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1986। सन 1986 ईस्वी में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर सवाल है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा कोसी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण कई प्रकार के दोस्तों घर बह जाते हैं, कई लोगों का जीवन दोस्तों तबाह हो जाता है और कितने माल मवेशी जो होते हैं वो बह जाते हैं। तो यहाँ पर बिहार का शोक अगर किसी नदी को कहा जाता है तो वो कौन है, वो है कोसी नदी। हर साल ही दोस्तों वर्षा के मौसम में, हर साल ही वर्षा के मौसम में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसके कारण, तो कोसी नदी के कारण। 30 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, आप लोग याद रखेंगे। 31 नंबर सवाल में कहा गया है महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध किससे है। झंझावात से, चक्रवात से, सुनामी से या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि महासागर की तली पर जब भी कोई कंपन उत्पन्न होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सुनामी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। महासागर की तली पर होने वाला कंपन किससे संबंधित है, तो सुनामी से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा।
32 नंबर सवाल है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह या फिर ध्रुवीय उपग्रह? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए जिस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है आप सभी को उस उपग्रह का नाम बताना है। तो यहाँ पर 32 का हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू क्या? तो 32 का सही आंसर होगा सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 32 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, सुदूर संवेदी उपग्रह की सहायता से ही संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ते यहाँ पर 33 नंबर सवाल है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला जो विद्रोह है बाबू वो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या केरल में? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला जो विद्रोह है वो हुआ था केरल में। राइट आंसर क्या होगा? केरल, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज, झरिया, धनबाद या कोरबा? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान आप सभी को बताना है। तो 34 का सही आंसर होगा रानीगंज। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान रानीगंज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 35 नंबर सवाल है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आप सभी को पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था बाबू? तो 35 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बोनस भुगतान अधिनियम दोस्तों बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बम्बई, कलकत्ता, पटना या दिल्ली? भारत देश में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सही आंसर 36 का होगा बाबू कलकत्ता। याद रखेंगे, कलकत्ता में ही भारत का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर सवाल है, पावर लूम का आविष्कार करने वाले कौन थे? जेम्स वाट, जॉन के, एडमंड कार्टराइट या फिर क्रॉम्पटन? पावर लूम का आविष्कार करने वाले कौन थे? पावर लूम का आविष्कार करने वाले जो थे उनका नाम है एडमंड कार्टराइट। क्या नाम है बाबू? एडमंड कार्टराइट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पावर लूम का आविष्कार करने वाले एडमंड कार्टराइट थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, वाशिंगटन में, रोम में या जिनेवा में? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताना है आप सभी को। 38 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों जिनेवा। जिनेवा में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है। तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आप सभी से पूछा गया है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर दोस्तों हमारे भारत देश के आज़ादी के बाद ही आज़ाद हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1965 है। 1965 ईस्वी में ही जो सिंगापुर है दोस्तों वो आज़ाद हुआ था, वो स्वतंत्र हुआ था। तो 39 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? द6, ओपेक, G15 या WTO? भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर 40 का हमारा हो जाएगा ओपेक, यानी कि OPEC। इसी संगठन का सदस्य बिल्कुल भी भारत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर सवाल में पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? आप सभी को भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय का नाम बताना है, यानी कि कृत्रिम जलाशय का नाम आप सभी को बताना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। तो राइट आंसर यहाँ पर 41 का हमारा हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर वाला जो जलाशय है वो भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, यानी कि मानव निर्मित जलाशय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
42 नंबर सवाल में है बाबू, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या भूटान? सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित जो देश है वो कौन है? तो 42 का राइट आंसर यहाँ पर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ही सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित देश है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर सवाल में है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो पानी यानी कि जल, नीले रंग के द्वारा दोस्तों जल को ही दिखाया जाता है। अगर हम बात करें मैदान का, तो मैदान को हरे रंग की सहायता से दिखाया जाता है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 नंबर सवाल है, गुजरात का कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? जोन 1, जोन 3, जोन 4 या जोन 5 है? गुजरात का कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या? तो जोन 5। जोन 5 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा 44 का। यहाँ पर हम बात करते हैं 45 नंबर में। इसमें आप सभी से 45 नंबर में दोस्तों पूछा गया है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, तो 45 का यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू? तो यहाँ पर उत्तर पूछा है ना, बिहार की बात नहीं हो रहा है, उत्तर पूछा है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली होगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। 45 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 46 नंबर सवाल है, पंजाब में भूमि है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अतिचारण या अधिक सिंचाई? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण आप सभी को बताना है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो वो है दोस्तों अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई ही दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 नंबर सवाल है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर सवाल है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप सभी को पता है। 49 नंबर सवाल में कहा गया है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आप सभी को उस राज्य का नाम बताना है दोस्तों जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारे इस भारत देश का। तो 49 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू क्या? तो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ही बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारे भारत देश का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2008 में या फिर 2010 में? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 50 का करेक्ट आंसर होगा बाबू हमारा यहाँ पर 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 50 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में पूछा गया है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? आप सभी को बाबू उस राज्य का नाम बताना है जिसकी सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ भारत का है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बाबू भारत राज्य का है। यहाँ पर 51 का हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा ही भारत के नेपाल के साथ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 का आप लोग याद रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में यही है ना, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो आप बता देना दोस्तों कि नेपाल के साथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर कल्याण सिंह? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 52 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है,
पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पंचायतों में महिलाओं के लिए जो दोस्तों आरक्षित स्थान है प्रतिशत में, आप सभी को उस प्रतिशत का मान बताना है। जितना प्रतिशत आरक्षित स्थान पंचायतों में महिलाओं के लिए है, तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू 33% है। 33% ही पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 नंबर सवाल है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो 54 का सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने वाले उद्देश्य से, यानी कि 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने वाले उद्देश्य से ही राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर सवाल है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ या पटना? बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 55 का सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा बाबू पटना। पटना में ही बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 56 नंबर सवाल है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जगजीवन राम ने या फिर योगेंद्र शुक्ल ने? सही आंसर 56 का क्या होगा? 56 का सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अगर कोई थे तो वो थे जयप्रकाश नारायण। सही आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है, सबनिया अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सबनिया अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय का नाम आप लोगों को बताना है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड मिंटो? 57 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? 57 का सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। सबनिया अवज्ञा आंदोलन के समय, सबनिया अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। सही आंसर 57 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है जिनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में, 1952 में, 1950 में या फिर 1985 में? जिनेवा की संधि कब हुई थी? जिनेवा की जो संधि है बाबू वो हुई थी 1954 ईस्वी में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 59 नंबर सवाल में कहा गया है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था जी? 1920 में, 1922 में, 1930 में या फिर 1942 में? आप लोग बताएंगे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 59 का राइट आंसर बाबू हमारे पास होगा 1922 में। सन 1922 ईस्वी में ही चौरी चौरा कांड हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर सवाल में है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? जर्मनी, फ्रांस, रूस या भारत? विश्व का प्रथम समाजवादी देश का नाम आप लोगों को बताना है। तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। विश्व का पहला समाजवादी देश अगर कोई था तो वो था रूस, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 61 नंबर सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश या पुर्तगाली? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी का नाम आप लोगों को बताना है। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 62 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1970 में, 1980 में, 1975 में या फिर 1979 में? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण दोस्तों हुआ था कब? तो 1979 में। याद रखना आप लोग, ठीक है। वियतनाम का एकीकरण 1979 ईस्वी में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 63 नंबर सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आप सभी जानते होंगे बाबू की जो काउंट काबूर है उनको विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
64 नंबर सवाल में कहा गया है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, सिराज गोपालचारी को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर 64 का हो जाएगा हमारा बाबू क्या, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? असम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय? आप लोग उस राज्य का नाम बताएंगे बाबू जो कि बिल्कुल भी रेलवे मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो सही आंसर 65 का हमारा क्या होगा? 65 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है हमारे भारत देश का बाबू जो कि बिल्कुल भी रेलवे मार्ग से जुड़ा नहीं है। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। 66 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में, 1951 में, 1953 में या फिर 1964 में? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 66 का सही आंसर होगा 1953। सन 1953 ईस्वी में ही वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 67 नंबर के सवाल में पूछा गया है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? फाल्टा में, कांडला में, चेन्नई में या फिर नोएडा में? 67 का करेक्ट आंसर होगा कांडला। क्या होगा बाबू? कांडला। कांडला में ही भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 नंबर सवाल है बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 15%, 20%, 28% या फिर 7%? बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? आप लोगों को परसेंट का मान बताना है। तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7%। बिहार का 7% क्षेत्र ही वनों से आच्छादित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों को धान का एक प्रकार कौन सा है? औस, अमन, बोरो, इनमें से सभी? धान का एक प्रकार जो है बाबू वो है औस। क्या है? औस है। तो यहाँ पर बाबू औस, अमन, बोरो धान का एक प्रकार कौन सा? तीनों है, तीनों औस, अमन, बोरो। धान का एक प्रकार औस, अमन, बोरो ये तीनों ही हो जाते हैं। तो राइट आंसर 69 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 70 नंबर सवाल में है निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला, अब्रक, बक्साइट या तांबा? कार्बनिक खनिज का नाम आप लोग बताएंगे। इन चारों में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो सही आंसर 70 का हो जाएगा कोयला। कोयला हमारा एक कार्बनिक खनिज है। तो राइट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 71 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, आपके सामने आ चुका है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, रियो डी जेनेरो में, न्यूयॉर्क में या फिर क्योटो में? तो 71 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रियो डी जेनेरो ने। रियो डी जेनेरो में ही प्रथम पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? तो बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग हमेशा याद रखना। 72 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है निम्न में से कौन आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित है। निम्न में से कौन है कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो राइट आंसर होगा बाबू सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ये तीनों के तीनों कृषि पर आधारित उद्योग है। लेकिन अगर हम बात करें सीमेंट उद्योग का तो सीमेंट उद्योग बिल्कुल भी कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 73 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाबू 73 नंबर सवाल में ला दे रहा हूँ। देखिए कहा गया है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 73 का सही आंसर होगा बाबू बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 74 नंबर सवाल है यहाँ पर बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया एक देश है, वहाँ पर जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? लोकतंत्र की स्थापना,
जल का निजीकरण, बिजली का निजीकरण या फिर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। यहाँ पर दोस्तों बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर होगा हमारा जल का निजीकरण। जल का निजीकरण ही बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 75 नंबर के सवाल में कहा गया है बोलबिया किस महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या एशिया। बोलिविया किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो सही आंसर 75 का होगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का ही बोलिविया एक हिस्सा है बाबू। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसी महाद्वीप का दक्षिण अमेरिका जो आप देख रहे हैं, इसी महाद्वीप का एक हिस्सा कौन है? तो बोलबिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी। बात करते हैं 76 नंबर में। इसमें कहा गया है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या वित्त क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो 76 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को ही बाबू प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 नंबर सवाल है स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा पाउंड है, डॉलर है, रूबल है या क्रोना है। यहाँ पर बताएंगे कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो सही आंसर 77 का होगा क्रोना। स्वीडन की जो मुद्रा है बाबू वो है क्रोना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 78 नंबर सवाल में पूछा गया है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा देने वाले कौन थे बताएंगे? अल्फ्रेड मार्शल, केन्स पिगू या फिर रैगनर नॉक्स। यहाँ पर 78 का सही आंसर होगा रैगनर नॉक्स। क्या होगा? रैगनर नॉक्स। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 79 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था का नाम बताना है। भूमि विकास अंग नहीं है जी, बैंक है यहाँ पर। भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर व्यवसायी बैंक है। तो 79 का राइट आंसर होगा बाबू नाबार्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही दोस्तों कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली एक शीर्ष संस्था है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 नंबर सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1955 में। तो 80 का राइट आंसर बाबू हमारा होगा 1935। सन 1935 ईस्वी में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सोशल साइंस से जुड़े टोटल 80 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन करा दिया है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा होगा, अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी हेल्प मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो आप लोग जरूर से इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।